नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन विद यशवी में। आज का हमारा टॉपिक है शोध नैतिकता अर्थात रिसर्च एथिक्स। ये रिसर्च एप्टीट्यूड का ही एक अभिन्न अंग है। इसके बिना आपके शोध को प्रामाणिक, वैध और विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। शोध नैतिकता वो ढांचा है जो आपके शोध को एक ऐसी दिशा प्रदान करता है जिसके आधार पर ये माना जा सकता है कि आपका शोध प्रामाणिक है, इस पर विश्वास किया जा सकता है। आपका जो भी रिजल्ट आया है आपके रिसर्च का, उस पर विश्वास किया जा सकता है। शोध नैतिकता इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि आपके शोध के अंदर सभी मानवीय मूल्यों का उपयोग किया गया हो, सही उपयोग किया गया हो और उसमें जिम्मेदारी के साथ कार्य किया गया हो और उसका जो भी प्रमाण है, जो भी उसमें जो उसका प्रोसेस है और जो उसका रिजल्ट है, उसमें सत्यता हो। बात करें मानवीय व्यवहार की, तो मानवीय व्यवहार से तात्पर्य है कि मानव के अंदर का जो व्यवहार है वो उसके शोध के रिजल्ट को हस्तक्षेप ना करे। मान लीजिए जैसे शोध करता है, उसको वो टॉपिक ऐसा लग रहा है कि इसका प्रभाव इतना तो नहीं पड़ता, लेकिन रिजल्ट दिखा रहा है कि इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इन दोनों के बीच का, जैसे कि छात्रों के अध्ययन का, स्वाध्याय का और फोन के इस्तेमाल का अगर संबंध है और उसमें रिजल्ट आ रहा है कि हाँ, छात्र यदि फोन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो उनका स्वाध्याय पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन यदि शोधकर्ता व्यक्तिगत रूप से ये नहीं मानता है और अपने स्व जो विचार है उनको अपने शोध के रिजल्ट के ऊपर पक्षपात कर देता है, उसके ऊपर हस्तक्षेप कर देता है, उसके डाटा में हस्तक्षेप कर देता है, तो ऐसे कार्य नहीं होने चाहिए। शोध नैतिकता इस बात का ध्यान रखता है। बात करें आचार संहिता की, तो आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, हर एक क्षेत्र के अपनी आचार संहिता है, अर्थात उस क्षेत्र के अंतर्गत जिन नियमों का पालन आपको करना अनिवार्य है, उस कार्य की शुद्धता, कर्तव्य परायणता को बनाए रखने के लिए, जिम्मेदारी से करने के लिए जिन नियमों का उपयोग किया जाता है, जिन नियमों के आधार पर कार्य किया जाता है, वो कहलाते हैं आचार्य संहिता। ऐसे ही प्रत्येक अनुसंधान जो संस्थान है, उन्होंने अपने संस्थान के लिए, अपने प्रकाशन के लिए ऐसी आचार संहिताएं बनाई हैं जिनके नियम के अंतर्गत ही ये कार्य किया जा सकता है। उसके बाद बात करें ईमानदारी और अखंडता की, तो शोधकर्ता ईमानदारी से अपने शोध के अंदर जो भी डाटा है, जो भी उसका रिसर्च एनालिटिक्स करने के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है, उसमें वो ईमानदारी दिखाए कि डाटा के साथ हेर फेर ना करे। जो प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण मिला है उसका विश्लेषण करके जो रिजल्ट आ रहा है उसको वैसे का वैसा ही प्रदर्शित करे। इसके बाद बात करें शोध नैतिकता के उद्देश्य क्या है, तो शोध नैतिकता के प्रमुख उद्देश्य हैं कि प्रतिभागियों की सुरक्षा, अर्थात आप जिन लोगों का, जिन भी सदस्यों का डाटा एकत्रित कर रहे हैं, चाहे वो साक्षात्कार के द्वारा हो या क्वेश्चनियर के द्वारा हो, तो जिस भी माध्यम से आप किसी व्यक्ति या किसी समूह का आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उनको ये सुरक्षा प्रदान करना शोधकर्ता की जिम्मेदारी है कि वो उनके डाटा को सुरक्षित रखे, किसी अन्य हाथों में या किसी अन्य के द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ करने से उसे रोके, उसको डाटा को सुरक्षित रखे, संभाल के रखे। बात करें वैज्ञानिक विश्वास की, तो शोध के अंदर वैज्ञानिक विश्वास अर्थात वैज्ञानिक से परिपूर्ण विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए, जिसके परिणाम समाज के लिए विश्वास से भरे हों और ये सत्यता को प्रमाणित करें कि हमारे शोध के अंतर्गत जो भी कार्य हुआ है या उसका जो भी निष्कर्ष है वो है इस प्रकार का है, तो समाज उस पर विश्वास करने के लिए तत्पर हो, अर्थात समाज उस पर विश्वास कर सके, ये सोसाइटी या संस्थान या कोई भी विशेषज्ञ या वो क्षेत्र के लोग आपके शोध पर विश्वास कर सके। बात करें जवाबदेही और पारदर्शिता की, तो आपके शोध के अंदर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके पास जो भी डाटा है उसको सुरक्षित रखा जाए। यदि उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ होती है या उसके साथ कोई भी हेर फेर किया जाता है, तो उसकी जवाबदेही शोधकर्ता की होगी, रिसर्चर की होगी। और साथ ही साथ बात करें पारदर्शिता की, तो आपने शोध का जो भी कार्य है समाज के सामने पारदर्शिता रखें कि आपके शोध में ये कार्य इस प्रकार से किया गया है, ताकि सामने वाला व्यक्ति या सामने वाला वो सोसाइटी, वो क्षेत्र के लोग उस पर विश्वास कर सके।
उसके बाद बात करें नैतिकता की आवश्यकता क्यों है। एकेडमिक इंटीग्रिटी अर्थात अकादमिक ईमानदारी को बढ़ावा देता है नैतिकता, अर्थात एकेडमिक से रिलेटेड जितने भी कार्य हो रहे हैं, शोध जगत में जितने भी कार्य हो रहे हैं, उन सबकी नींव जो है वो होती है एकेडमिक ईमानदारी, अर्थात आपके जो भी कार्य हुआ है शुरुआत से लेके अंत तक उसके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। ये जो ईमानदारी है ये नैतिकता के द्वारा ही आती है। उसके बाद बात करें बौद्धिक संपदा की सुरक्षा की, तो आपके टॉपिक रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड यदि आपने किसी के शोध पत्र, किसी के सिद्धांत या किसी के ग्रंथ को सहायता ली है तो उनको प्रॉपर श्रेय मिलना चाहिए कि इस व्यक्ति के द्वारा ये सिद्धांत का निर्माण हुआ और इस सिद्धांत को मैं अपने शोध में एक आधार सामग्री के रूप में संचित कर रहा हूँ या उपयोग कर रहा हूँ। तो उन लोगों को प्रॉपर उनका सम्मान, उनका श्रेय मिलना चाहिए, उनके इंटेलिजेंस को वो श्रेय मिलना चाहिए। ये कार्य नैतिकता के आधार पर किया जाता है। इसके बाद बात करें विश्वसनीयता और गुणवत्ता, तो नैतिक रूप से किए गए शोध के निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय होते हैं और अधिक गुणवत्तापूर्ण होते हैं, अर्थात किसी भी शोध का जो भी विश्वास है, जो गुणवत्ता है, वो नैतिकता के आधार पर ही तय की जाती है। इसके बाद बात करें शोध के प्रमुख नैतिक नियम क्या है, कि शोध के अंदर जो शोध करता है वो ईमानदारी से कार्य करे, जैसा उसको डेटा मिला है, उसका जो भी प्रमाण आया है, उसका जो भी संग्रह विश्लेषण हुआ है, जो भी निष्कर्ष आया है, उसमें शोधकर्ता ने अपना व्यक्तिगत हस्तक्षेप ना किया हो। निष्पक्षता, जो शोध करता है वो किसी भी प्रकार की प्रक्रिया में या दल को चुनने में, मतलब जो सैंपल आप चुनते हैं उस सैंपल को चुनने में किसी भी प्रकार की पक्षपात उसके अंदर नहीं होना चाहिए। गोपनीयता अर्थात लोग जो भी उसमें आपका सहयोग कर रहे हैं अपना डाटा प्रदान करके, उसकी गोपनीयता बनाए रखना, उसकी सुरक्षा करना शोधकर्ता का कार्य होता है। फिर है श्रेय देना, जैसा कि अभी हमने बात की कि किसी व्यक्ति ने यदि किसी सिद्धांत का उपयोग किया है, किसी सिद्धांत का निर्माण किया है, जैसे कि मान लीजिए मैक्लेलैंड की नीडी थ्योरी जो है, अगर मैं अपने शोध में उसका उपयोग करूं तो मुझे पूरा श्रेय देना होगा मैक्लेलैंड को कि उनके द्वारा संपादित इस नियम को मैं अपने शोध में आधार के रूप में ले रही हूँ। उसके बाद बात करें शोध कदाचार, सदाचार का ही विपरीत है कदाचार, अर्थात वो कार्य जिनको नहीं किया जाना चाहिए, जो आचार के अंतर्गत, अच्छे कार्यों के अंतर्गत नहीं आते हैं। साहित्यिक चोरी, अर्थात किसी भी व्यक्ति का, किसी भी विशेषज्ञ का कोई भी डेटा, शोध पत्र या उनके द्वारा लिखा गया कोई भी लेख इत्यादि की चोरी, बिना उनको श्रेय दिए आप अपने शोध में यदि उसका उपयोग करते हैं तो वह साहित्यिक चोरी कहलाती है। इसके बाद बात करें डेटा में हेरफेर, तो परिणामों की गलत प्रस्तुति हो सकती है, परिणामों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाना, झूठा डेटा बनाना और वास्तविक डेटा को छुपाना जैसे कार्य डेटा के हेरफेर के अंतर्गत आते हैं। मतलब उस डेटा के अंतर्गत यदि आपने किसी भी प्रकार की छेड़खानी की, व्यक्तिगत रूप से या किसी और के द्वारा कोई छेड़खानी की गई तो परिणाम गलत दिखाए जाते हैं, जो कि एक शोध के लिए अच्छी बात नहीं है। उसके बाद बात करें हितों का टकराव, तो कई बार क्या होता है कि एक ही रिसर्च टॉपिक पर काफ़ी सारे रिसर्चर्स मिलकर कार्य करते हैं और यदि उससे कोई प्रॉफिट होना है किसी भी प्रकार का तो कई बार उन लोगों में आपसी मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके अंतर्गत शोध का जो रिजल्ट है वो निकलने में देरी भी होती है और उसके परिणामों में गलत हस्तक्षेप भी होता है। उसके बाद बात करें कि इन सारे कदाचारों को करने पर क्या दंड दिया जाता है, क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। तो एकेडमिक दंड की यदि बात करें तो आपके शोध पत्र और थीसिस को रद्द कर दिया जाता है, आपकी डिग्री और प्रमाण पत्र वापस ले लिए जाते हैं, संस्थान से आपको निलंबित कर दिया जाता है और भविष्य के शोध अनुदान पर रोक लगा दी, मतलब आप लाइफ में किसी भी प्रकार का शोध इत्यादि कार्य नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बात करें पेशेवर और कानूनी परिणाम क्या होते हैं, तो एकेडमिक प्रतिष्ठा और करियर को पूरी तरीके से ये खराब कर देता है।
मतलब ये ऐसा नुकसान होता है, ये सारे कार्य करने से ऐसा नुकसान होता है जिसकी भरपाई आप नहीं कर सकते पूरी लाइफ में। उसके बाद पेशेवर निकायों द्वारा सदस्यता, मतलब जो भी इसके ऑफिशियल्स हैं, ऑफिशियल्स से जो भी आपको परमिशंस मिली हैं या आपको जो भी आपको एफिलिएट किया गया है, वो सारी चीज़ें, सदस्यता जो है, उसकी मेंबरशिप जो है वो आपकी रद्द कर ली जाती है। उसके बाद है प्रकाशन जगत, मतलब पब्लिकेशन के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ से आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। धोखाधड़ी के मामलों में कानूनी कार्रवाई भी होती है, कानूनी कार्रवाई तथा आपको जुर्माना भी लग जाता है। इसके बाद बात करें कि एक शोधकर्ता के अच्छे गुण क्या हैं। पद्धति का गहरा ज्ञान, अर्थात आपके शोध में आप जिन भी विधियों का उपयोग कर रहे हैं उसका ज्ञान आपको होना चाहिए कि उस कार्य को करने के लिए आपको किस किस प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखना होगा। मान लीजिए साक्षात्कार के लिए यदि आप तैयार कर रहे हैं तो आपके जो भी प्रश्न है वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। आपने जो भी इंटरव्यूअर से उसका जो भी इंटरव्यूअर से जो भी बातें, जो भी आपके प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए हैं, उनकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए आपको क्या कार्य करना होगा, या उससे आपने जो भी साक्षात्कार लिया है उसको पैटर्न में कैसे डिवाइड किया जाएगा, उसको कैटेगरीज में कैसे डिवाइड किया जाएगा, इत्यादि जो है उसकी कोडिंग डिकोडिंग कैसे की जाएगी, ये सारे रूल्स, उन विधियों के अंतर्गत जो रूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद बात करें वस्तुनिष्ठता और तर्क संगत सोच की, अर्थात जो आपका शोध है उसके अंतर्गत आप अपनी भावनाओं से ज़्यादा अपने तार्किक शक्ति का प्रयोग करें, अपना भावनात्मक हस्तक्षेप उसमें ना ही होने दें। आप उसमें जितना ज़्यादा तर्क संगत सोच का उपयोग करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो रिजल्ट है रिसर्च का वो वस्तुनिष्ठ होगा, अर्थात सब ऑब्जेक्टिफाई होगा। वो जो आप जानना चाहते थे, जो आपका प्रश्न था, जो आपकी समस्या था, तो साक्षात उसका उदाहरण सटीक रूप से देने का जो कार्य है वो तभी हो सकता है जब आप उसमें अपनी बौद्धिक शक्ति का उपयोग करके, तार्किक शक्ति का उपयोग करके कार्य करते हैं। इसके बाद बात करें प्रभावी संचार की, तो शोध के अंतर्गत शोध परिणामों को स्पष्ट रूप से, सटीक रूप से और ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करने का जो कार्य है शोधकर्ता को कुशलता पूर्वक आना चाहिए, ताकि आपके जो शोध के परिणाम हैं वो सम्यक रूप से जैसे हैं, वो जो परिणाम का अर्थ क्या है वो सारी चीजें समझाना, उसको पब्लिकेट करना, लोगों तक पहुंचाने का कार्य, जो ये कौशल है प्रचार प्रसार का, यह संचार का माध्यम शोधकर्ता को पता होना चाहिए, वो उसमें कुशल होना चाहिए। उसके बाद बात करें व्यवस्थित कार्यशैली, तो शोधकर्ता को हमेशा रिसर्च के दौरान भी और रिसर्च के पश्चात भी नियमित, अनुशासित और व्यवस्थित तरीके से काम करना आना चाहिए। अर्थात शोध के अंतर्गत यदि वो नियमित और व्यवस्थित तरीके से कार्य करेगा तो उसके शोध के जो रिजल्ट हैं वो आना और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, और उसका जो भी रिजल्ट होगा उसकी मान्यता, उसकी प्रामाणिकता निकालना, उसको वस्तुनिष्ठता प्रदान करना और ईजी हो जाएगा। उसके बाद बात करें कि ये सारी जो शोध नैतिकताएं हैं इनको मानक प्रदान कौन करता है, तो COP अर्थात कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स, अर्थात प्रकाशन से रिलेटेड जितनी भी नैतिकता है उसके अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारित करने का कार्य और पत्रिकाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य ये COPE अर्थात कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स का है। इसके बाद बात करें ECMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारत के अंदर मानव विषयों से जुड़े जितने भी शोध किए जाते हैं उसकी जो नैतिक समिति के नियम निर्धारित करने का कार्य करता है वो है ICMR अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उसके बाद करें ICMJE अर्थात इंटरनेशनल कमेटी ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर, चिकित्सा से रिलेटेड जितने भी शोध हैं, उनके प्रकाशन हैं, उन सभी के नैतिक निर्देश प्रदान करने का कार्य करता है ICMJE। उसके बाद आ जाते हैं UGC पर अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, भारतीय विश्वविद्यालयों में शोध और प्रकाशन के लिए जितने भी नैतिक नियम और मानदंड तैयार किए गए हैं वो सब UGC के माध्यम से ही किए जाते हैं, और बाद में उसको टाइम टू टाइम चेकआउट भी किया जाता है कि उन नियमों का, निर्देशों का उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद बात करें, निष्कर्ष पे आते हैं कि शोध नैतिकता है क्या। शोध नैतिकता शोधकर्ता की एक जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी का पालन वह पूरे शोध के कार्य के अंतर्गत
करे। सत्य की खोज के साथ साथ, ज्ञान की खोज के साथ साथ इसका एकमात्र लक्ष्य होना, साथ साथ उसका ये कार्य बनता है कि उसके दौरान जितना भी कार्य है उसके प्रति उसकी जिम्मेदारी, उसकी सत्यता, उसके मानवीय मूल्यों, मानवीय व्यवहार का क्या, किस हद तक प्रयोग किस प्रकार से होना चाहिए, किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए, इस चीज का उसे ध्यान रखना होगा। तो सामान्य रूप से कहें कि सत्य की खोज ही शोध का एकमात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए। नैतिकता का पालन केवल नियम नहीं बल्कि शोधकर्ता का धर्म है। अर्थात शोधकर्ता के साथ साथ यदि सामान्य रूप से मानव की भी बात करें तो जिस भी क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है, अगर उस स्थान की नैतिकता और मर्यादा को वो बनाए रखता है तो उस क्षेत्र में सदैव उन्नति ही होती है और वो समाज के कल्याण के लिए ही होता है, क्योंकि सत्य हमेशा सर्वोपरि होता है। तो साथियों, ये थी हमारी रिसर्च एथिक्स। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक थोड़ा सा भी अगर आपके लिए योगदान दे पाया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इसी रिसर्च के टॉपिक पर और अन्य विषयों पर अध्ययन करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और इसी के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।